प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। नए सिरे से हिंदी की सभी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज ये डेमो वीडियो है और इस डेमो वीडियो में हमने सिर्फ 10 प्रश्न रखे हैं। आप अपने सुझाव, अपने सलाह दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। यह हिंदी का प्रैक्टिस पेपर आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी टीईटी देने जा रहे हो, चाहे आप यूपी SSC लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हो, या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, बीडीओ की परीक्षा देने जा रहे हो, कोई भी परीक्षा यूपी SSC द्वारा कंडक्ट की जाती हो, या यूपी SSC द्वारा कंडक्ट की जाती हो, या यूपी टीईटी का पेपर हो, या आपका यूपी बीपीपी यानी पुलिस एसआई का पेपर हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर देखिएगा। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे हाईकोर्ट हो, कोई भी भर्ती हो, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला आपके लिए आपके द्वार पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया जाता है कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन के साथ। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जोश लगा दीजिए, जान लगा दीजिए और इस बार विजय आपकी होनी चाहिए। तो इसमें आप जल्दी से बढ़ जाइए और पहले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ जाएंगे और बिना बात किए हुए, बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न को देखेंगे। वर्णमाला से संबंधित 10 प्रश्न रखे गए हैं। यह डेमो वीडियो है और हम आपसे यही कहेंगे कि आप लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। फ्री की क्लासेस हैं, उसका आनंद लें और उन्हें इसका लाभ अवश्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप जरूर आंसर करिएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? आपसे पूछा जा रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती। मैं आपसे बताऊं, शब्द यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती? वर्ण कहलाती। क्या कहलाती? वर्ण कहलाती। तो आपको सामने दिख रहा होगा आपका आंसर, क्या कहलाती? वर्ण कहलाती। इसमें कुछ काम की बातें समझ लेते हैं। इकाई क्या कहलाती? वर्ण, या इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में वर्ण ना हो तो इसे हम ध्वनि भी लिख सकते हैं। इसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ठीक है। हिंदी में कुल अगर अक्षरों की बात कर लें, कितने अक्षर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 52 अक्षर होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसका 2 से गुणा कर दो तो कितने अक्षर हो जाएंगे? 52 अक्षर हो जाते हैं। हिंदी में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो आप बताएंगे कितनी होती है? 52 होती है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण पाए जाते हैं। कितने? 52। चलें, इसमें से अगर हम बांट दें तो इसमें से क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसमें से जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि इसमें से 11 आपके स्वर हो जाएंगे और 33 आपके क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, 11 स्वर हो जाते हैं, 33 मूल व्यंजन हो जाते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? आप कहेंगे अंग और अह को क्या कहा जाता है? अंग और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। 2 दोगुण वर्ण पाए जाते हैं। कौन से 2 गुण वर्ण पाए जाते हैं? कौन से 2 वर्ण ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? दुगुण होते हैं। जैसे आपको ड और ढ कहते हैं, ये दुगुण होते हैं। जैसे इसमें पढ़ है और पेड़ है। ठीक है। तो ये आपका कैसे दुगुण है, सड़क में आता है, इसका उपयोग होता है। तथा 4 संयुक्त वर्ण पाए जाते हैं। कितने? 4 संयुक्त वर्ण पाए जाते हैं। तो अगर संयुक्त वर्ण पूछा जाएगा तो कितने होंगे? तो आप कहेंगे संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमारा प्रश्न ये कह रहा था कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो हम कहेंगे हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, या शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ध्वनि होती है। और या तो क्या होती है? उसी को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो ध्वनि कहते हैं या तो वर्ण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना कदापि ना भूलें। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन उन आपके मित्रों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, जो भी आगामी आपके एग्जाम होने वाले। जल्दी से आंसर बताइए। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। आंसर बताइए जल्दी से। भाषा की मूल इकाई क्या है? दूसरा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। भाषा की मूल इकाई क्या है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आप बता सकते हैं। तो भाषा की जो मूल इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। या उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। उसी को ध्वनि कहते हैं या तो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन एक ही है, ऊपर वाला दूसरा वाला दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन बस उसकी शैली बदल गई है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की शैली बदल जाएगी तो आप परेशान हो सकते हैं। तो आप बताइए भाषा की मूल इकाई क्या होगी? तो आप कहेंगे भाषा की मूल इकाई कौन होती है? ध्वनि होती। कौन होती है? भाषा की मूल इकाई
ध्वनि होती, ठीक है, क्या होता है ये, ध्वनि होती, ठीक है। चले आगे बढ़ जाएं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ पे मैंने पूछा कि मूल इकाई क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मूल सार्थक, इसी में मैं एक शब्द और जोड़ दूं, मूल सार्थक इकाई क्या है, तो अब आप हमको आंसर बताइए कि भाषा की मूल सार्थक इकाई क्या होगी। तो आप कहेंगे जैसे ही भाषा की मूल सार्थक इकाई पूछी जाएगी आपका आंसर हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, भाषा की मूल सार्थक इकाई, मूल इकाई कौन है, ध्वनि है, लेकिन मूल सार्थक इकाई अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक होती है, उपवाक से छोटी पदबंध होता है, पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, पद यानी शब्द होता है, शब्द से छोटी अक्षर होती है, अक्षर से छोटी क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होते हैं। आप इस बात को जानते होंगे। चले आगे बढ़ जाए। तो आप याद रखिएगा, भाषा की छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए यानी मूल इकाई पूछा जाए तो आप कहेंगे ध्वनि है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की मूल सार्थक इकाई क्या है तो वो आपका क्या होगा, वाक्य होगा। गलत मत करिएगा, इस प्रश्न को गलत करने से आपको नुकसान हो सकता है आगामी परीक्षा में, ठीक है। तो इन प्रश्नों को करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने फिर कहा ना कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। यही वो सत्र चल रहा है, यही वो सीजन चल रही है जब आपकी सफलता की नींव खड़ी होगी, जब आप अपनी सफलता के परचम को लहराने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और तीसरे का आंसर जल्दी से बता दीजिए जो प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आपको आंसर करना है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। आंसर कर दीजिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता है चैप्टर का नाम ही है। तो जल्दी से बताइए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। आपका आंसर आ चुका होगा मुझे लगता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिससे वह उच्चरित होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका वर्णमाला हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी। देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि आपको बताना, देखिए बहुत साधारण सा प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, यानी कितनी लिपियां पाई जाती हैं। तो इसको पहले लिपियां कर दीजिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, आपको इसका आंसर करना होगा, कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, आप जानते हैं, ई आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद आपसे अब पूछा जाएगा यहाँ पे, देखिए 33 कितने होते हैं, 33 मूल व्यंजन पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा कुल कितने होते हैं, यानी अगर इनको दोनों को मिला दें तो हमारे पास होता है 44, लेकिन 44 हमारा सही आंसर नहीं होगा। अगर आप इसे जोड़ करके आंसर करना चाहेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाता है। कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होती, 52 होती। मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया कि इंग्लिश में 26 होता है, उसको दुगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 52। और कुल वर्ण लिपियां कितनी होती, 52। अब आप कहेंगे 33 व्यंजन है, 11 स्वर हैं, उसके बाद कैसे ये आगे बढ़ेगा, 44 का आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं 44 का आगे कैसे बढ़ेगा, जिसमें आपके कितने आ जाएंगे, 2 अयोगवाह हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दुगुण हो जाएंगे और उसके बाद 4 आपके क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए, 4 आपके संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। टोटल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 52, ठीक है। चलिए तो सही आंसर इसका क्या होगा, 52 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे भी देखिए ध्वनियां गलत हो गया है, ठीक है। तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, आपको आंसर करना है। हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, एक को स्वर ध्वनि कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को स्वर ध्वनि कहते हैं और एक को व्यंजन ध्वनि कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और इस तरह के वीडियो के बाद मैं आपको बता दूं कि अगली जो कड़ी होगी, अगली कड़ी में हम लोग ये प्रश्न तो रखेंगे ही, उसके पहले इसके बारे में, चैप्टर के बारे में पॉइंटेड नोट्स होंगे। जो पॉइंटेड नोट्स हम 20 से 25 वर्ड में पॉइंट में उसे एडजस्ट करेंगे। जो पॉइंटेड नोट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, बाद में उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। यह एक डेमो वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ प्रश्नों को रखा, लेकिन बाद में हमारी 2 श्रृंखला होगी। एक श्रृंखला में हम उसके क्या रखेंगे, पॉइंट को रखेंगे और दूसरी श्रृंखला में हम क्वेश्चन को रखेंगे और वह लगातार आगे बढ़ेगी। तो यह डेमो वीडियो है, आपके कमेंट का हमें लगातार इंतजार है। आप जरूर कमेंट करिएगा। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे 2, ठीक है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार की, एक को हम कहते हैं स्वर ध्वनियां और एक को क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से अगर हम मैच कराएं तो 2 क्या हो गए, ये ध्वनियां हो गई, ठीक, एक स्वर ध्वनियां, एक व्यंजन ध्वनियां। 4 क्या होते हैं, तो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन से संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि 4 संयुक्त वर्ण कौन होते हैं, तो आप कहेंगे 6 होता है, ठीक है,
त्रा होता है और क्या होता है, ज्ञा होता है, क्षत्रज्ञ और कौन होता है, और एक श्री मान वाला जो आप लिखते हैं तो स्रा होता है। ये 4 कैसे ध्वन होते हैं, ये संयुक्त वर्ण होते हैं, तो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। 11 स्वर होते हैं, आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया आपको 11 स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं, तो ये आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं स्वर का उच्चारण किससे होता है, स्वतंत्र होता है। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा कि स्वर जो होते हैं वह स्वतः से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा, तो आप बोलिए जल्दी से कि स्वर जो होते हैं वह स्वतः से उच्चरित होते हैं, इसी कारण इन्हें स्वर कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, स्वर जो होता है स्वतः से उच्चरित होते हैं। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे व्यंजन अगर लिखा जाता है, मान लेते का लिखना है तो ना का में अगर आ नहीं लगता तो हलंत वाला व्यंजन हो जाता है। आप जानते हैं 2 शब्द होते हैं, एक संस्कृत में 2 तरह के शब्द होते हैं, एक को हलंत कहते हैं, एक को अजंत कहते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है, संस्कृत जब कभी आप पढ़ेंगे तो वहां पे, तो जिसमें हलंत होता है उसमें स्वर की कमी पाई जाती है। जब स्वर लगा देंगे तो इसे हम का अगर लिखा जाता है तो का में हलंत और उसके बाद आ मिला करके लिखेंगे तो ये का होता है। तो व्यंजन में जो होता है स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यंजन को आपको उच्चरित करना है, बोलना है, तो आपको स्वर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन स्वर ऐसा है कि स्वर रजनते स्वरा, स्वर जो होता है वह अपने से ही रजंतित होता है, यानी अपने से ही चमकता रहता है, अपने से ही उच्चरित होता है। तो स्वर जो होता है स्वयं उच्चरित होने वाला है, जबकि व्यंजन के लिए क्या होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और व्याकरण तो आप जानते ही हैं, बोली जानते ही हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, साधारण सा प्रश्न, मैंने कई बार इसको बता दिया। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, ठीक। 4 संयुक्त वर्ण पाए जाते हैं और 52 जो होते हैं ये क्या पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 52 वर्ण कुल पाए जाते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन स्वर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कौन स्वर नहीं है। तो यहाँ देखिए आ ई, जैसे ए आ है, ठीक है, ई है, ऊ है, ठीक है, बड़ा ऊ है, री है, ठीक। इसके बाद ए है, ओ है, औ है, अंग है, अंग आ तो किसमें चले जाते हैं, किसमें, अयोग्य में, अंग है आ, इन सबको तो हम स्वर कहते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये सभी स्वर हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर, ये भी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन स्वर नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नहीं लगाया गया, पूछ रहा है कौन स्वर नहीं है, तो हम कहेंगे या स्वर नहीं है। या और वा को, या और वा को क्या कहा जाता है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। तो या और वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। यहाँ पर अगर का लिखा होता है या खा कुछ लिखा गया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। लेकिन या और वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। यह टीईटी का ही पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके टीईटी में ही नहीं बल्कि वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे अर्ध स्वर कहते हैं, गलती मत करिएगा। पूछ रहा स्वर नहीं है तो ये क्या है, अर्ध स्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं लगाया गया है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए आप आंसर करिएगा, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसका आयोग ने जो आंसर माना है वही आंसर सही भी होता है। मूल दीर्घ स्वर कौन होता है, आ होता है, ई होता है, और कौन होता है, ऊ होता है। दीर्घ स्वर की बात हो रही है, आ बड़ी ई और ऊ बड़ा री होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे री छोड़ देते हैं, आ ई और बड़ा ऊ होता है। तो ये तीनों तो इसमें दिए गए हैं, ये कौन है, ये तीनों तो मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन कह रहा है दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो यहाँ पे ओ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि ये गुण संधि के कारण ओ का निर्माण हुआ है। तो आप कहेंगे ओ जो होता है मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि इसे दीर्घ स्वर मानते हैं लेकिन मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। और टीईटी में या इसको जो यूपी ने और टीईटी ने दोनों ने इसका आंसर क्या माना है, ओ माना है। दोनों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएसआई में भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है, बस यहाँ पे एक क्या लिखा गया है, और लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। निम्न में दीर्घ स्वर है, आपको बताना है निम्न में दीर्घ स्वर है, यानी कौन ऐसा है जो दीर्घ स्वर है। अब आपको बताना है, देखिए हमने कहा ना कि इसे हम दीर्घ तो मानते हैं, ये दीर्घ है, लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये भी ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, ये भी नहीं सॉरी एक मिनट, ये भी ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, और ये मूल दीर्घ स्वर है। कैसा है, मूल दीर्घ स्वर है,
तो मूल दीर्घ स्वर है तो हम इसी को स्वर मानेंगे, और ये भी दीर्घ स्वर है लेकिन मूल दीर्घ स्वर को ही आंसर मानेंगे। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा आंसर जो सही हो जाता है वो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। कौन सा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा, सी वाला सही हो जाता है। मूल दीर्घ स्वर जो होता है हमारा कौन है, वो बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग, अगला प्रश्न हमारे सामने दिख रहा होगा कि कितना होगा, 10 नंबर का हो गया। आज की सीरीज में बस इतना ही प्रश्न रखा गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। इस तरह की श्रृंखला आपके आगे आएंगी, इसमें पॉइंटेड नोट्स भी कुछ होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इसको टेलीग्राम पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप टीटी बैच से जुड़ जाइए, चाहे लेखपाल बैच से जुड़ जाइए, आपको यह पीडीएफ भेज दिया जाएगा जहां से आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसका लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।